हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2020 और 21 का जो हुआ है अभी हाल ही में, इसको मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं इसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तक कराऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन डी एक्सप्लेन से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो एशियान है, एशियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको पता होगा कि एशियान की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, 1967 में की गई थी। इसके बाद ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन था वो 2019 में कौन से देश में हुआ था। तो आपको पता है कि जो 11वां सम्मेलन 2019 में वो कौन से में हुआ था, ब्राज़ील देश में हुआ था। और जो शिमला समझौता है, तीसरा क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1972 में 2 जुलाई को हुआ था। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का जो 5वां चुनाव है वो किस वर्ष हुआ था। तो लोकसभा का जो 5वां चुनाव है वो 1971 में हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी की जीत हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर C6 है कि दिए गए कथन को सही करके दोबारा से लिखिए। तो इसमें एक कथन दिया हुआ है जो गलत है, हमें उसका गलत एरर को पकड़ना है और सही करके लिखना है। तो इसमें लिखा है कि भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत है वो 1977 में हुई थी, लेकिन ये गलत है। जो भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत है वो 1977 नहीं बल्कि 1991 में हुई थी। इसके बाद है कि नीति आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया, कब किया गया। तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद जो नाटो का शब्द विस्तार कीजिए, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है कि हमें नाटो की फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो का जो पूरा नाम है वो क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जो ऑप्शन नंबर ए था। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। जो संयुक्त मोर्चा है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1996 को की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी एरर दिखा रखी है। इसमें सिंपल सी एरर थी कि आज़ादी के समय में भारत में रजवाड़ों की संख्या 560 दे रखी है, बल्कि रजवाड़ों की संख्या 560 नहीं बल्कि 565 थी। तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे कि आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वें सदस्य देश कौन सा था। तो 193वें सदस्य देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान था। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो स्थायी सदस्य में जो कुल सदस्य है, मतलब स्थायी सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, 5। क्योंकि हमें पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने होते हैं, 15, जिसमें से 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसके बाद राजग यानी कि एनडीए का हमें पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सोवियत संघ और अमेरिका का उदय हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो पहली बैठक है वो 1961 में हुई थी, आपको पता है, लेकिन हमें इसमें बताने की किस देश में हुई थी। तो ये सिंपल सा ही है कि इसका जो पहली बैठक है वो ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड में हुई थी। इसके बाद इसी के और में क्वेश्चन आया था कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो एक ऐसा युद्ध जो रक्त रंजित युद्ध में ना बदले, उस युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है, मतलब खूनी लड़ाई में ना बदलता, उस युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाला निम्न में से कौन सा आयोग है। थिंक टैंक के रूप में कौन सा कार्य करता है, वो हमारा नीति आयोग है, जो थिंक टैंक यानी कि प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा एक गद्यांश है, सेक्शन नंबर बी से है। सेक्शन नंबर बी में 2 गद्यांश दिए हुए जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सेक्शन नंबर बी का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं इसको आपको गद्यांश को पढ़ के बता देता हूँ कि 1990 के दशक के प्रारंभ से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग को एक प्रतिस्पर्धी बाजार समाज के उद्भव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उदारीकरण का ये दशक तृतीय अभ्युत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक प्रतिस्पर्धी चुनाव राजनीति का प्रतिनिधित्व भी करता है जो श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि एक किस सिद्धांत पर आधारित है, योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है इसका पैसे से क्या क्वेश्चन पूछा है कि लोकतंत्र अभियान बोलते कैसे, तो किसे बोलते हैं? एक ऐसे लोकतंत्र राजनीति में अगर जनता की भागीदारी होगी तो उसको हम बोलेंगे। अब वो जनता की भागीदारी कैसे हो रही है, तेजी से हो रही है, बड़ी संख्या में हो रही है, कैसे भी हो रही है, बस जनता की भागीदारी होनी जरूरी है, तो इसको लोकतांत्रिक अभियान बोलेंगे। तो इसके जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से लोगों की भागीदारी, या लोकतांत्रिक राजनीति में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी, तो दोनों का मतलब सेम सही है। तो इसका इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद 7.2 क्वेश्चन है, सामाजिक वैज्ञानिकों ने 1947 के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में कितने अभ्युत्थान की संख्या की गई है, तो हमारे कितने अभ्युत्थान हो चुके हैं? 3 अभ्युत्थान हो चुके हैं। प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान निम्नलिखित किस भागीदारी पर आधारित था, तो वो मतदान से संबंधित था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मतदान। तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हमने ऊपर अभी ही पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये रहा, योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित है, योग्यतम, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है, योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित है। इसके बाद जो पैसेज 18 है, 18 है, हम 18 पैसेज को करेंगे, 18वें को। इसमें दिया हुआ है कि भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है, कि वो अणु शक्ति का क्या करेंगे, शांतिपूर्ण उद्देश्य से करेंगे, बिना बात में हम अणु शक्ति का यूज नहीं करेंगे। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब युद्ध भी हुआ था। अरब राष्ट्रों ने क्या कर दिया था, तेलों के दाम बढ़ा दिए थे उस टाइम पे, और भारत आर्थिक समस्या से फिर क्या हो गया, धीरे धीरे घिर गया, और भारत में मुद्रास्फीति भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त देश में कई आंदोलन भी चल रहे थे और देशव्यापी हड़तालें भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका ध्यान से जो क्वेश्चन पूछा गया पहला, वो ये पूछा गया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। इसके बाद इसी का ध्यान से दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अभी हमने क्या देखा कि कब हुआ था, 1974, और 1974 में कौन थे, इंदिरा गांधी था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसका ध्यान से कि इस काल को भारत की घरेलू राजनीति का सबसे कठिन काल क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि इस टाइम पर देखो तेलों के दामों में वृद्धि हो गई थी, दूसरा देशव्यापी हड़तालें हो गई थी, आंदोलन हो रहे थे, आर्थिक मंदी भी हो गई थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पैसे से क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के कारण भारत में महंगाई बढ़ गई, तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई थी, अरब इजराइल जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से क्या हो गया था, इसका हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी। तो ये सेक्शन नंबर बी से जो क्वेश्चन थे 18 तक वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो 2 नंबर का आया था कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारकों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो जो सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसका कारण क्या था, उसके अनेक कारण थे, जैसे गोर्बाचेव थे, उन्होंने सुधार करने की बहुत नीति अपनाई, लेकिन क्या हुआ, उल्टा ही असर पड़ गया था, सोवियत संघ के सुधार नहीं बल्कि और बुरी तरह सोवियत संघ की छवि गिर गई थी। तो एक तो गोर्बाचेव की सुधारों की नीति हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा कि सोवियत संघ क्या कर रहा था, अपने संसाधनों का दुरुपयोग भी करने लग गया था। अफगानिस्तान में
उनकी हेल्प करके अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा था। तो दूसरी नीति ये भी, दूसरा कारण ये भी है। इसके बाद जो 1975 में क्वेश्चन नंबर 20 है, 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के 2 कारण बताने हैं कि ऐसे क्या कारण थे कि आपातकाल घोषित करना पड़ेगा। तो आपातकाल को क्या बोला गया था जब घोषित किया गया? तो ये बोला था कि कोई अंदरूनी गड़बड़ हो रही है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये बोला गया था कि कांग्रेस की नीति के कारण आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा कारण था कि आर्थिक संकट भी हो रहा था उस टाइम पे। तो 2 कारण हम ये लिख सकते हैं, आर्थिक संकट और अंदरूनी गड़बड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो जो चुनाव आयोग है उसका गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। और प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या थी? मार्शल लॉ किसे बोला गया है? तो मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ एक व्यक्ति, पहले बात तो ये कि जो मार्शल है वो एक व्यक्ति का नाम था और अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या करा था? थोड़ी मदद करी थी पैसे देके उनकी, क्योंकि उस समय अमेरिका विदेश मंत्री मार्शल थे, वहाँ के विदेशी मंत्री अमेरिका के, इसलिए इस योजना को मार्शल लॉ बोला गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने मदद की थी और उस समय जो विदेश मंत्री थे वो मार्शल ही थे, इसलिए इस योजना का नाम मार्शल लॉ रखा गया, कहा गया। इसके बाद इसी के और में क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। तो ब्रिक्स, आखिर ये ब्रिक्स है क्या? ये ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, इजराइल और साउथ अफ्रीका। इसका ये समूह था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था, इन देशों का मेन उद्देश्य ये था कि अपने देशों की अर्थव्यवस्था को उभारना, और दूसरा उद्देश्य क्या था कि आपस में राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा सहयोग करना। तो ये 2 उद्देश्य थे इसका। तो ये थे आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको सेक्शन नंबर ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कवर करा है। क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने कवर कर दिए। इससे आगे के क्वेश्चन मैं अपने आने वाली वीडियो में करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।